नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग सीपीसीटी एग्जाम जुलाई के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज में आज हमारे पास में है 8th नंबर का वीडियो। और इसके पहले के जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हैं, टोटल 7 वीडियो उसमें होने वाले हैं। उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट में है, इसमें आपको एक्स्ट्रा वीडियो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्पेशली जुलाई के लिए आपको ये प्ले लिस्ट जो है उसको जरूर ध्यान से देखना चाहिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाती है और अदर जो सीरीज हमारी इसके पहले की है वो भी आप देखने के लिए आपको मिल जाती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आपको हम लोगों ने आपके पास में जुलाई के एग्जाम का कोर्स तो ऑलरेडी था और आपके पास में मॉक टेस्ट भी थे। हम लोगों ने अगस्त और में जो एग्जाम होने वाला है लास्ट में, है ना, मोस्टली अगस्त सितंबर वाला जो एग्जाम है उसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर वो लोग लेना चाहते हैं, है ना, नए बच्चे होंगे तो वो लोग यहाँ से वो कोर्स ले सकते हैं। तो उनके पास में 2-2.5 महीने कोर्स रहने वाला है, काफ़ी अच्छी डीप में और बहुत अच्छे स्कोर के साथ तैयारी की जा सकती है। ठीक है, अभी हमारे पास जुलाई का एग्जाम है तो जुलाई के एग्जाम का कोर्स भी आपके पास में एक्टिव रखा हुआ है और साथ में मॉक टेस्ट भी, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में आज का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में हमारे पास में है MS एक्सेल में DEC2 OCT का आउटपुट क्या होगा। कुल मिला के यहाँ पे डेसिमल से ऑक्टेल आपको बदलना है ना। तो हमारे पास में डेसिमल से ऑक्टेट के लिए बदलने के लिए हमको क्या दिया, उसने 64 दिया है। इसका आउटपुट हमको बताना है। तो ये वाला जो चैप्टर हमारे पास में है नंबर सिस्टम का, इसका एक फुल लेंथ वीडियो जिसमें टोटल 12 तरह के कन्वर्जन हम लोगों ने बताए हैं, उसकी लिंक भी आपको आई बटन मिलेगी, वहां जाकर आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हमारे पास में है डेसिमल संख्या से ऑक्टेट संख्या बदलना है। देखो, डेसिमल से ऑक्टेट बदलना बहुत इजी होता है। मतलब किसी भी संख्या को हमको बदलना हो, किसमें, चाहे डेसिमल में बदलना हो, चाहे हमको ऑक्टेट में बदलना हो या हेक्साडेसिमल बदलना है, ये बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे हमको डेसिमल संख्या दी है 64 और इसको हमको ऑक्टेल्स में बदलना है। तो किसका भाग देंगे हम, यहाँ पर 8 का भाग देंगे। अगर हमको हेक्साडेसिमल बोलते तो हम 16 का भाग देते। अब यहाँ पे जब इसका भाग देंगे हमको तो पता है 8 के पहाड़े में 64 आता है, कितने टाइम आता है, 8 टाइम आता है। यहाँ पे हमको शेषफल बच रहा है क्या, नहीं। देखिए, हमारे पास पूरे नंबर सिस्टम में इंपॉर्टेंट थिंग होती है शेषफल कितना बच रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पर फिर 8 का हम लोग भाग देने वाले हैं, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब क्या करना है आपको, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ उसको लिख देना है। जैसे कि हमारे पास 1 फिर 0 और फिर 0। तो ये जो है हमारे पास में ये डेसिमल का ऑक्टेल संख्या में परिवर्तन हम लोगों ने कर दिया है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में, या एक्सेल हो या कैल्क हो, उसमें $C7 अगर लिखा गया है तो ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा आपका तैयार करा दिया है। आप चाहे हमारे पास में रिलेटिव रेफरेंस हो, चाहे हमारे पास मिक्स्ड हो या हमारे पास एब्सोल्यूट हो, ये तीनों के आंसर आप आसानी से लगा सकते हो। यहाँ पे डॉलर मतलब कि सिर्फ C को लॉक किया गया है, मतलब कॉलम लॉक है और जो रो है 7 वो फ्री है। तो यहाँ पे क्योंकि सिर्फ कॉलम को लॉक किया गया है, रो फ्री है, दैट मीन्स ये क्या होने वाला है आपके पास में, मिक्स्ड होने वाला है ना। मिक्स्ड रेफरेंस होगा और ये बोला कॉलम फिक्स, तो मिक्स्ड रेफरेंस है जिसमें क्या किया है, कॉलम को फिक्स किया गया है ना। मिक्स्ड रेफरेंस विथ रो, अगर ये हम इसको आंसर सही अगर इसको मानते हैं तब क्या करना पड़ेगा हमको, पास में C जैसा कि वैसा और डॉलर का साइन 7 रहती है। अगर ये ऑप्शन रहता तो फिर ये वाला आंसर सही होता। ये बोल रहा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में क्या होता है कि डॉलर का साइन जो है वो दोनों के आगे लगा होता, तब ये एब्सोल्यूट होता। और सिर्फ रेफरेंस, सिर्फ रिलेटिव की अगर बात करें, रिलेटिव रेफरेंस कौन सा होता, तो हमारे पास सिर्फ इतना लिखा होता, तो ये क्या होता, ये रिलेटिव हो जाता। हमसे मिक्स की बात हुई थी, इसमें किसको लॉक किया, उसने कॉलम को लॉक किया हुआ है, उसको फिक्स्ड किया है, इसलिए इसका आंसर यही वाला होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एरर वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यू चेक करने में यूजफुल होता है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं जो क्या करेगा, एरर वैल्यूज को छोड़ देगा, है ना, और बाकी जो वैल्यू होगी उसको चेक करने में हमारी मदद करने वाला है। हमारे पास में यहाँ पर है अलग अलग फॉर्मूले, जैसे हमारे पास है इज एन ए। तो इज एन ए क्या करता है, तो इज एन ए हमारे पास में ये वाला जो एरर आता है इसको चेक करने के लिए हम इज एन ए का यूज करते हैं। हमारे पास है इज एरर, तो इज एरर जो होगा ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इज एरर में क्या होगा कि इज एरर क्या काम करेगा, तो किसी भी जब हम फंक्शन में, तो वैल्यू को छोड़ देगा वो और बाकी वैल्यू को चेक करने वाला है। अगर हम बात करें इज टेक्स्ट,
ईज टेक्स्ट क्या चेक करता है कि आपकी सेल में टेक्स्ट है कि नहीं, बस ये चेक करने के लिए ईज टेक्स्ट का यूज किया जाता है। फिर हमारे पास ईज ब्लैंक है तो आपके पास जो रेंज उसकी दे देगा, पूरी की पूरी रेंज आपको दे देगा, है ना। इसके अंदर ब्लैंक हमारे पास सेल है या नहीं उसको चेक करने के लिए इज ब्लैंक का यूज किया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखना, इज एरर जो होगा ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में ओ आर, है ना, ओ आर हमारे पास में लॉजिक गेट होते हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा। तो हमको उसने क्या दे दिया है, ओ आर लॉजिक गेट के लिए आपको बता दूं मैं कि ये आंसर देने वाला है किसमें, ट्रू और फॉल्स में ये आंसर देगा। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि ट्रू कब देता है और फॉल्स कब देता है। तो इसको याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास में, है ना, ओ आर की वैल्यू है हमारे पास में, जब भी हमारे पास में दोनों में से कोई भी एक भी वैल्यू क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा, वो ट्रू ही आएगा। ठीक है। फॉल्स किस कंडीशन में आएगा, जब आपकी दोनों ही वैल्यू कैसी होगी, दोनों ही फॉल्स अगर होती है तभी जाकर आपका क्या मिलेगा, फॉल्स आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है, कोई एक वैल्यू भी अगर ट्रू है, कुल मिलाकर जैसे यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, इसमें एक वैल्यू भी क्या होगी, ट्रू होगी, तो आपका जो आउटपुट निकल के आएगा वो ट्रू ही आने वाला है, याद रखना, और वैल्यू में, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आएगा ट्रू। ठीक। अगला है एक्सेल में कॉन्टेक्ट, फिर हमको स्ट्रिंग दे दी है, का आउटपुट क्या होगा। देखो कॉन्टेक्ट हमारे पास में जो है, इक्वल कॉन्टेक्ट जो है, ये फार्मूला किस काम में आता है, तो याद रखिएगा हमेशा ये फार्मूला जब भी एग्जाम में आए, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है, फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, है ना। तो आप लोग उसको ध्यान से तैयार करिएगा, हम लोग सारे करा देंगे, है ना। तो सारे अगर आपको फार्मूले सीखने हैं तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और साथ में नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन रखिएगा, है ना, ताकि आप सारे के सारे फार्मूले टाइम पर सीख जाए एग्जाम के पहले। तो कॉन्टेक्ट हमारे पास में है, जब भी ये फार्मूला यूज किया जाए तो याद रखना इस पर 2 हमारे पास में वर्ड दिए है, आप ये भी याद रख सकते हो, यहाँ पे 2 हो सकता है, आपको 2 क्या दे दे, सेल एड्रेस भी दे दे। तो यहाँ पर जो 2 हमको दिए हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसका है, कॉन्टेक्ट का है। तो ये क्या होगा, जो सी अलग लिखा हुआ है, सीपी, है ना, सीपी लिखा हुआ है और फिर सीटी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीपी और सीटी हो जाएगा, सीपी सीटी, है ना। तो बेसिकली क्या करेगा, ये 2 जो स्ट्रिंग उसमें हमारे को दी है, मतलब जो स्ट्रिंग दी है उसमें 2 वर्ड हमारे पास में, उनको जोड़ देगा। यहाँ पर वो सेल एड्रेस भी रख सकता है, सेल एड्रेस रखेगा, 2 अलग अलग कॉलम में वैल्यू की उसको जोड़कर, और एक कॉलम में आपको आउटपुट दे देगा, है ना, 2 कॉलम की वैल्यू को जोड़कर एक कॉलम में। तो याद रखिएगा ये इसका होगा राइट आंसर। अगला है कैल्क एक्सेल में सेलेक्टेड रेंज को बॉर्डर देने के लिए कौन सा शॉर्टकट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। तो आपने कोई रेंज सेलेक्ट करके रख ली है, इसमें रो और कॉलम आपके पास में, आपने क्या किया, इससे तो उसको सेलेक्ट किया है, और आपको क्या करना है, इस रेंज में बॉर्डर लगानी है ना। तो अगर आपको इसमें बॉर्डर लगानी है तो हम कौन सी शॉर्टकट का यूज करते हैं, नॉर्मली हम जाके वहां पर बॉर्डर से क्लिक करेंगे तो बॉर्डर लग जाती है। शॉर्टकट की हमसे पूछ रहा है, हमारे पास में कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम पेंसल्ड है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, या हमारे पास जो नीचे की तरफ लाइन होती है उसको अंडरस्कोर बोलते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज हमारे पास में, कंट्रोल आल्ट और M% हमारे पास में। पहले बता दूं यहाँ पर ये वाली किसी भी काम की नहीं आने वाली है हमारे यहाँ पर, है ना। हमारे पास में इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला कंट्रोल शिफ्ट प्लस M%। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसकी सहायता से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर बॉर्डर हटाने की बात वो करता तब हम ये वाली शॉर्टकट की को राइट आंसर लगाते, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर जो लिखा हुआ है, इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉर्डर जो लगाई है उसको हटा सकते हैं। तीसरी चीज हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्या दिया हुआ है, शार्प दिया हुआ है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस शार्प, ये हम हैज बोलते हैं उसको, इसके सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हमारे किसी भी कॉलम या, है ना, या पर्टिकुलर सेल को हम लोग डेट वाइज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट वाइज अगर आपको असाइन करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एक्सेल में कंट्रोल+4 का सामान्य कार्य क्या है। देखिए जब भी ऐसी शॉर्टकट की आती है, नॉर्मली हमको शॉर्टकट की इन लोगों की याद रहती है ना, कि जैसे कंट्रोल, इससे कंट्रोल B से बोल्ड होगा, कंट्रोल I से इटैलिक, अंडरलाइन के लिए U, हम लोग ये यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आती है। बात तब आती है जब इस तरीके से शॉर्टकट की रख के वो पूछता है।
तो अभी हमको शॉर्टकट की का जो पैटर्न है वो इस पैटर्न में अगर हम लोग याद कर लेते तो बहुत इजी तरीके से हमको एग्जाम में नंबर मिल जाने वाले हैं, है ना। और याद रखिएगा सभी का पेपर निकलेगा, आप बस मैं जैसा बताता हूँ वैसा पढ़ते चलिए, छोटी छोटी चीजें जो मैं बता देता हूँ उसको ध्यान से ढूंढ के और तैयार कर लीजिए, टॉपिक वाइज तैयार करिए। और मैं जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको तैयारी करने की आवश्यकता होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे समय कम होता है कि हम सारी चीजें यहाँ पर नहीं बता पाते, पर आपके पास समय होता है, आप तैयार उसको कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में है एक्सेल में Ctrl+4, तो याद रखिएगा हम अगर इन पूरे की बात करें, है ना, इसको हम लोग Ctrl+2 से लगा सकते हैं, इसको हम Ctrl+3 से लगा सकते हैं, इसको हम Ctrl+4 से लगा सकते हैं और इसको हम Ctrl+5 से लगा सकते हैं, है ना। तो Ctrl+5 से हम लोग स्ट्राइक थ्रू लगा लेंगे। अंडरलाइन के लिए Ctrl+4, मतलब हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या है, अंडरलाइन है। इटैलिक के लिए Ctrl+3 और बोल्ड करने के लिए Ctrl+2 का हम लोग यूज करेंगे। सीक्वेंस से याद कर लो, एक बार में कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस किससे रिलेट होता है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की बात कर रहा है, इसमें स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस मतलब हमारे अगर एक्सेल की हम बात करें तो बेसिकली उसमें होता क्या है ना, या हम स्प्रेडशीट की बात कर ले बेसिकली। देखिए स्प्रेडशीट कहती है कि वहाँ पे रो और कॉलम होना चाहिए और उसमें कैलकुलेशन होना चाहिए, है ना, तब मिलकर बनती है वो स्प्रेडशीट। रो और कॉलम के साथ में क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन भी होना चाहिए। तो रो और कॉलम में हम डेटा को रख के कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है स्प्रेडशीट। उसका एग्जाम्पल हमारे पास में है एक्सेल, या हम ओपन ऑफिस में जाते हैं तो हमको कैल्क मिल जाता है। अब हमसे किसकी बात कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहा, तो बस वही आंसर लगा दो आप लोग। क्या होगा, स्प्रेडशीट में बेसिकली होता है क्या है, स्प्रेडशीट में हमारे पास टेबल नेम एंड कॉलम नेम, यही तो होता है, टेबल नेम होगा और कॉलम नेम होगा, है ना। स्लाइड ट्रांजेक्शन हमको प्रेजेंटेशन में मिलता है। डिस्क फॉर्मेटिंग, हम जब डिस्क को तैयार करते हैं तब हम फॉर्मेट करने के लिए वहां यूज करते हैं अलग अलग पार्टीशन के हिसाब से, है ना। तो डिस्क पार्टीशन क्या होगा, जब हम फॉर्मेट करके तैयार करते हैं तो वहां पर है। फिर हम वेब ब्राउजर हिस्ट्री, तो ये हमारे पास वेब पेज मतलब वेब ब्राउजर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास में स्प्रेडशीट का पूछ रहा, तो स्प्रेडशीट में इन तीनों का कोई काम नहीं है ना। क्या है, टेबल नेम एंड कॉलम नेम जो है ये इसका स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर रेफरेंस से हम इसको पहचान भी लेते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए जितने भी ओपन ऑफिस हम लोग यूज करते हैं, चाहे लिब्रे की यूज करें या हम अपाचे का यूज करें, तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्सटेंशन है दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि ये ओपन ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। तो ओपन ऑफिस में हमारे पास में अगर हम बात करें कैल्क की फाइल का, तो पहली चीज तो आप याद रखना कि हम यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट इतना सब में सिमिलर है, चाहे हम उसमें राइटर की बात करें, चाहे हम कैल्क की बात करें, चाहे हम बेस की बात करें, या फिर हम उसमें इम्प्रेस की बात करें, इतना सब में सेम है। इसके बाद चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है .odt, टी मतलब क्या होगा, टेक्स्ट, तो ये किसका है, ये राइटर की फाइल का है, मतलब वर्ड के जैसा सॉफ्टवेयर। ODS ये क्या है हमारे पास, स्प्रेडशीट का, है ना। और हमारा प्रश्न स्प्रेडशीट का ही पूछ रहा है, तो ये वाला आंसर क्या होगा, इसी का होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ओपन डॉक्यूमेंट सीट, इसका फुल फॉर्म, ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट, और हमारे पास में क्या है, प्रेजेंटेशन। तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन जो होगा, है ना, ये किसका है, ये इम्प्रेस का है। जैसे पावर पॉइंट हम लोग यूज करते हैं वैसे ही ओपन ऑफिस में इम्प्रेस हम लोग यूज करते हैं, उसका है। फिर हमारे पास में .od और B, ये किसका, बेस का है। जैसे हम MS एक्सेस यूज करते हैं वैसे ओपन ऑफिस में हम बेस को यूज करते हैं। तो याद रखिएगा हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ODS, ये वाला आंसर B वाला इसका सही है। MS वर्ड में Ctrl+Enter का यूज किसके लिए किया जाता है, तो Ctrl+Enter बहुत कॉमन कमांड है और हम बहुत बार इसको यूज करते हैं। अगर आप लोग काम करते हैं कंप्यूटर पे तो इसका यूज आपने कभी न कभी बिल्कुल किया होगा, अगर लेटर राइटिंग कर रहे हो या और भी आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हो तब। बेसिकली ये जो कमांड होती है ये इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हमारी जो फाइल होती है उसमें हम एक नया पेज इंसर्ट करके लेके आ जाते हैं। कहाँ से, जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, कर्सर की पोजीशन से नया पेज हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करके ले आ सकते हैं, है ना। चूंकि हम इसको पेज में कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे 2 लाइन लिखकर या 1 लाइन लिखकर भी हम क्या नया पेज जोड़ सकते हैं इस कमांड के द्वारा, इसीलिए इसे पेज ब्रेक कमांड कहते हैं, याद रखना। तो जहां कर्सर होगा वहीं से ब्रेक करेगा और एक नया पेज आपके डॉक्यूमेंट में जोड़ देता है। तो याद रखिएगा ये किसकी कमांड है, तो ये पेज ब्रेक की कमांड है, याद रखना। न्यू पैराग्राफ के लिए हम खाली एंटर कर लेते हैं, है ना। लाइन ब्रेक के लिए हम लोग Shift+Enter यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए Ctrl+W का हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में
डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। क्या बोलते हैं? डिनाइल ऑफ सर्विस, है ना। तो ये डॉस वो वाला डॉस नहीं है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? डिनाइल ऑफ डॉस, है ना। तो इस तरीके से इसको लिखा भी जाता है। इसमें क्या किया जाता है? देखिए ये एक प्रकार का साइबर अटैक आप मान लीजिए। क्या किया जाता है इसमें कि हमारे सर्वर के पास में इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है कि हमारा सर्वर वहां पर बिजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम करने में बिजी हो जाता है। अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट बहुत सारी एक साथ भेज दी जाएगी बल्क में। तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो होता है सर्वर वो कैसा हो जाता है? वो उलझ जाता है और वो हैंग वाली स्थिति में आ जाता है, तब हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क पर अटैक किया जाता है। तो याद रखिएगा कि डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, मतलब आपको भी अगर एक ही समय में कोई बहुत ज़्यादा काम बताए कंटिन्यूस, तो क्या होगा? आप एक्चुअल जो काम करना है उसको भूल के और उन्हीं कामों में आप उलझे रहोगे, है ना। तो ऐसे किया जाता है, सर्वर के साथ में बहुत ज़्यादा काम उस पर दे दिया जाता है और सर्वर आपका बिजी हुआ, फिर नेटवर्क को हैक करना आसान हो जाता है। तो याद रखिएगा हमको बोल रहा है सर्विसेज रिसोर्सेज को अनअवेलेबल करना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इम्प्रूव करना, प्रिंटर इंस्टॉल करना, डेटा को एप्लीकेबल सॉर्ट करना। तो क्या होगा हमारे पास में जो सर्विस होगी, है ना, ये रिसोर्सेस होंगे उसको क्या क्या अनअवेलेबल कर देना, मतलब कि किसी और को मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सर्वर को इतनी रिक्वेस्ट भेज दी है कि वो हमारे काम में बिजी हो गया, तो किसी और को सर्वर मिल रहा है क्या? सर्वर के पास जो डेटा है वो उस किसी और के पास जाने वाला है क्या? वो नहीं जाने वाला है। तो कुल मिला के सर्वर को बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया जाता है, तो उसका एक्चुअल जो काम है वो नहीं करता है। तो याद रखिएगा जितनी भी सर्विस होगी या रिसोर्सेज होंगे उसको क्या कर देगा? अनअवेलेबल रूप में ट्रांसफर कर देगा, ये वाला अटैक। ठीक, अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग में हेडर कहाँ दिखाई देता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग कहने का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग वर्ड पर प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब जैसे हमारा एमएस वर्ड हो गया या राइटर हो गया, इस तरीके के जितने भी हमारे पास में सॉफ्टवेयर होते हैं लेटर राइटिंग वगैरह जिसमें हम लोग करते हैं उसमें। तो याद रखना हेडर हमेशा होगा, चाहे वो राइटर की बात कर ले, ये वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर ले या अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर ले, हेडर हमेशा कहाँ पे होता है? पेज के ऊपर की तरफ ही होता है, ये याद रखेंगे। तो हेडर कहाँ पे होता है? पेज के टॉप मार्जिन में, पेज के बॉटम में, फर्स्ट लाइन में या टेबल में। तो हमको पता है कहाँ पर होने वाला है वो? पेज के टॉप मार्जिन में। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला इफेक्ट क्या कहलाता है? तो प्रेजेंटेशन हमारे पास स्लाइड होती है, प्रेजेंटेशन स्लाइड पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, इस पर हमने एनिमेशन लगा दिया, कुछ मूवमेंट हमने उस पर डाल दिए, तो ये क्या कहलाते हैं? उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहलाएंगे? वो एनिमेशन कहलाने वाले हैं। ठीक, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? एनिमेशन। ट्रांजिशन कहाँ यूज किया जाता है? तो जब दो स्लाइडें होगी वो आपस में स्विच हो रही है, एक जा रही है दूसरी आ रही है, तो उनके बीच में हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन दो स्लाइडों के बीच में हम लोग यूज करते हैं, इतना याद रखिएगा। एनिमेशन हम लोग कहाँ यूज? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? तो याद रखना अगर हम पावर पॉइंट की ही बात कर ले तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है कैसा होता है? वो लैंडस्केप होता है। दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, एक ऐसा होता है हमारे पास में, ये होता है पोर्ट्रेट मोड, और ये वाला हमारे पास में होता है, ये होता है लैंडस्केप, क्षैतिज, है ना। तो बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट में कौन सा होता है? ये वाला होता है, और एमएस वर्ड और एक्सेल में ये वाला पोर्ट्रेट होता है। इतना सा याद रखिएगा, और केवल दो ही प्रकार के तो होते हैं, है ना। चलिए, है ना। क्या है पोजीशन क्या होता है? तो पोजीशन में हमारे पास पेज से संबंधित कुछ सेटिंग्स वहां पर होती है जिसको हम ध्यान में रखते हुए पेज को सेट करते हैं। अगला है पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू का मेन यूज क्या होता है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का मेन यूज क्या होगा? जो उसके नाम में ही लिखा हुआ है, क्या है? सॉर्ट करना। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू में होता है क्या है? बेसिकली जैसे पेज के व्यू होते हैं वैसे स्लाइड के व्यू होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्लाइड शॉर्टर व्यू में इस तरह का आपका टास्क पेन होगा, तो यहाँ पे जितनी भी स्लाइड आपकी होगी सारी की सारी स्लाइड आपको ऐसी दिखने लगेगी, जितनी भी स्लाइड होगी ऐसी आपको दिखेगी। अब इन स्लाइडों को आप क्या कर सकते हैं? इनका क्रम चेंज कर सकते हैं। कैसे? बस माउस से पकड़ के इधर सरका दो, इसको आगे इसको पीछे, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम हमारी स्लाइड को क्या कर सकते हैं? प्रॉपर सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। बस इतना ही आप याद रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्लाइड को अरेंज या रीऑर्डर करना। तो मैंने आपको बताया रीऑर्डर या अरेंज करना एक ही बात हो गई, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा, याद रखना, है ना। फार्मूला एडिट करना हमारे पास एक्सेल में है, ईमेल, इंटरनेट, है ना, और एंटीवायरस स्कैन हमारे पास सिस्टम का जो डाटा होता है उसकी बात हो रही है। तो ये तीनों वैसे भी अलग है, यही सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए यूज किया जाता है? मतलब आपके पास ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस होगा कि आपका प्रिंट, उसको डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट था, वो आपने उसको दे दिया, उसने स्कैन कर लिया, उसके बाद में आप उसको एडिट कर सकते हो, है ना? या आपने बहुत अच्छा हाथ से लिखा होगा तो उसको आप स्कैन करने के लिए तो कन्वर्ट करके दे देगा आपको। तो हमारे पास एक ऐसे स्कैनर की बात हो रही है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रीडेबल मतलब एडिटेबल मोड में उसमें डाला जा सकता है, उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास में अगर बात करें, यहाँ पर है OMR। OMR क्या करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हमारे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप के जो एग्जाम होते हैं, उनके आंसर सीट के लिए हम OMR का यूज करते हैं। फिर वह है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इसका यूज किया जाता है भैया कहाँ पर? इनपुट प्रिंटेड जो टेक्स्ट होगा उसको एडिटेबल फॉर्म में बदलने के लिए हम OCR का यूज करते हैं। हमारे प्रश्न का राइट आंसर तो ये हो गया। फिर हमारे पास में MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, है ना? तो यहाँ पर हम लोग कहाँ यूज करते हैं इसका? तो बैंक में हम लोग यूज करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज का फुल फॉर्म है, वो भी याद रखिएगा। और चेक के नीचे MICR कोड होता है जो विशेष प्रकार की स्याही, मतलब चुंबकीय स्याही का यूज उसमें करते हैं, इतना याद रखिएगा। और एक विशेष प्रकार के मैट्रिक्स से आकृति में वो शेप लिखे हुए रहते हैं, तो वहाँ बैंक में यूज करें। बारकोड रीडर हमारे पास ऐसी लाइनें होती है ना, या हमारे पास में जो बॉक्स वाली QR कोड होते हैं उनको रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बारकोड रीडर बेसिकली इन लाइनों को स्कैन करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, OMR का सबसे सही यूज क्या है? ये अभी हमने देखा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के या ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम होते हैं उनकी आंसर सीट के रूप में प्रयोग किया जाता है और चेक करने के लिए। किसका? OMR का प्रयोग क्या करेंगे? आंसर सीट को चेक करने के लिए, ठीक है। तो कहाँ पर हमारे पास में ऑब्जेक्टिव आंसर सीट रीडिंग करने के लिए या उनको जांच करने के लिए यूज किया जाता है OMR का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। क्या देखा हमने? डॉस, बराबर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्विस या रिसोर्सेज को क्या करता है? अनअवेलेबल कर देता है। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी जाती है कि वो अपने आप में बिजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी अटैक किससे रिलेटेड है? जो डिक्शनरी अटैक होता है, बेसिकली डिक्शनरी अटैक, डिक्शनरी हम लोगों को पता है कि अलग अलग वर्ड्स की एक सूची होती है, उसमें से हम वर्ड ढूंढ लेते हैं, है ना? एक दूसरे में आपस में रिलेटेड वर्ड्स ढूंढने के लिए हम उसका यूज करते हैं डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी अटैक जब हमारे कंप्यूटर या सिस्टम पर होता है तो बेसिकली ये क्या करता है, तो हमारे किसी भी कंप्यूटर में, है ना, या नेटवर्क में जो अलग अलग प्रकार के पासवर्ड्स होते हैं, उन पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डिक्शनरी अटैक का यूज किया जाता है। और इसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के पासवर्ड डालकर और हमारे सिस्टम को क्रैक करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ब्लू रे डिस्क को रीड राइट करने के लिए जनरली कौन सी वेवलेंथ वाली लेजर यूज की जाती है? ब्लू रे डिस्क के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंटिन्यूस आते हैं। इसके क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से इसका एक क्वेश्चन रहता है। हमसे पूछ रहा है कि उसको रीड और राइट अगर हमको करना है तो कितने वेवलेंथ की हमको लेजर राइट लगेगी। तो वेवलेंथ को हम लोग नापते हैं, किस में नापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं, याद रखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नैनोमीटर, सारे का सारा नैनोमीटर में हम लोग नापते हैं। और इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी सीरीज में पढ़ाया था और वो फिर क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी जा चुका है। तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 405 नैनोमीटर हो गया। वही अगर हम 650 की बात करें तो ये किसका है? ये DVD का है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क की। वही अगर हम 780 की बात करें तो ये किसका है? ये CD का है। कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड राइट करने के लिए इसका यूज करें, DVD को इसको, ब्लू रे डिस्क को इसको। तो ये याद रखिएगा आप लोग, है ना, ये हम कहीं यूज नहीं करते। तो ये क्वेश्चन फिर से एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग आंसर लगा सकते हो। आप किसी के बारे में पूछेगा तब भी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बायोस जनरली किस मेमोरी में स्टोर होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो हमारे पास में होता है तो हमारे कंप्यूटर में फर्मवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनने वाले जो डिवाइस होता है उसको हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं, याद रखिएगा। फर्मवेयर में हम एग्जाम्पल अगर बात करें तो हमारे कंप्यूटर में उसका एग्जाम्पल होता है क्या? रोम, है ना। और यहाँ पे उसको फ्लैश मेमोरी इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि उसके अंदर कोई भी मूवेबल भाग नहीं होता, फिक्स होता है। तो जो रोम होता है ये किसके अंदर होता है? ये मतलब जो बायोस का जो प्रोग्राम होता है किसके अंदर होता है? रोम चिप के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। रैम में क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। जब भी कंप्यूटर में हम कोई काम करते हैं तो प्रोसेस सारी कहाँ होती है? इस पे होती है, करने वाला CPU है।
कैश मेमोरी सीपीयू के पास में होती है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी इसी को हम बोलते हैं, रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी होती है, जब रैम की क्षमता कम पड़ने पर हार्ड डिस्क के कुछ भागों को एज अ रैम बदला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, है ना, वो क्या कहलाती है आपकी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना। तो हमारा बायोस, इसके पहले हमने जस्ट देखा, बायोस का मुख्य कार्य क्या होता है, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बायोस एक्टिव होता है और उसकी पहली क्रिया होती है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, डिवाइसेस लगे होते हैं, सभी को पावर देगा और चेक करेगा कि सब लोग प्रॉपर कनेक्ट है और चालू है या नहीं है। तो क्या करता है पोस्ट, कंप्यूटर शटडाउन के बाद ऑन होता है, कंप्यूटर स्टार्ट और बूट होते हैं। जैसे कंप्यूटर हम ऑन करते हैं या हम उसको बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे या बूट करेंगे, बायोस एक्टिव होगा और बायोस का पहला काम क्या होता है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एनटीएफएस और FAT32 किस कैटेगरी से रिलेटेड है। देखिए एनटीएफएस क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और फैट क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। ये दोनों जो है रिलेट करते हैं हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेषता होती है फाइल प्रबंधन की, ठीक है। तो ये किससे रिलेट करता है, बेसिकली उसी से, फाइल प्रबंधन। तो हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, एनटीएफएस हो या FAT32 हो, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइल सिस्टम के अंतर्गत। तो हमारे कंप्यूटर में जो फाइल का स्ट्रक्चर होता है वो यही लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एनटीएफएस, तो अब जितने भी नवीनतम वर्जन है, 7 हो गया, 8 हो गया, 10, 11, ये एनटीएफएस यूज करता है। जो पुराने वाले वर्जन हमारे पास में होते हैं वो FAT32 का यूज करते हैं, याद रखिएगा। किससे जुड़ा है ये, फाइल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग चीज हो गई, वेब ब्राउजर, प्रिंटर, ये तीनों ऑप्शन कैसे है, अलग है यहाँ से। फिर हमारे .tar फाइल जनरली किससे रिलेट होती है। तो अगर हम बात करें .tar है ना, तो ये जो फाइल होती है ये हमारे कंप्यूटर में जो आर्ची फाइलें होती है, तो आर्ची फाइलों का एक्सटेंशन क्या होगा, .tar होगा, याद रखना। कौन सी फाइलें, आर्ची फाइलों का एक्सटेंशन होता है, याद रखना। मैंने आपको फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन याद करने के लिए पहली क्लास से बोल रहा हूँ, आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत ईजी हो जाता है अगर हमने पहले से पढ़ के रखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल वायरस ओनली, है ना। फिर हमको स्प्रेडशीट बोल रहा है, प्रेजेंटेशन बोल रहा है। तो हमारे पास एग्जीक्यूटेबल अगर फाइल की हम लोग बात करें, उसका एक्सटेंशन अलग है, हमारे पास स्प्रेडशीट का अलग है, प्रेजेंटेशन का अलग है। हालांकि यहाँ पे वायरस, फार्मूला और थीम्स बोल रहा है, तो ये प्रश्न से रिलेट नहीं करती है, याद रखिएगा। हमको बोल रहा है .rar फाइल, है ना। .rar हमने देखा है, हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं फाइलों को कंप्रेस करने के लिए, WinRAR की। तो WinRAR की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .rar होता है, और बेसिकली है किस फाइल का ये, तो ये कंप्रेस फाइल का एक्सटेंशन है, ये हमको पता होना चाहिए। जो कंप्रेस, संपीड़न या संकुचित वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो फॉन्ट का, ऑडियो का, कंप्रेस्ड का, डेटाबेस का, तो किसका, ये कंप्रेस्ड फाइलों का। और डायरेक्ट ये इसका एप्लीकेशन पूछे कौन सी है, तो WinRAR होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में .cgi फाइल किससे रिलेट करती है, .cgi फाइल। तो CGI फाइल अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म अगर याद होगा तो भी हमारा काम हो जाता है। अदरवाइज ये जो फाइल हमारे पास में है, कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट, कॉमन गेटवे इंटरफेस जो स्क्रिप्ट हमारे पास में है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो आप या तो ऐसा कैसा फुल फॉर्म याद कर लेंगे या फिर फाइल के साथ आप याद रखेंगे उसको, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है POP3 और IMAP दोनों किससे रिलेट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, मैं पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं इसको, तो याद रखना ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल है और इन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जो हमारे पास ईमेल होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, रिसीव करने के लिए, है ना। अगर सेंड करने की बात होती तो वहां हम SMTP प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे याद रखना POP3 और IMAP ये दोनों के दोनों हमारे पास ईमेल से संबंधित है। तो ईमेल को क्या करना है, आपको एक्सेस करना है। प्रिंट, स्प्रेडशीट या बायो से संबंधित ये नहीं होने वाला है। राउटर किस लेयर पर काम करता है मेनली। देखिए राउटर जो है हमारे पास, अगर OSI मॉडल की हम बात करें तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है, 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल, और उसमें ये काम करता है 3rd लेयर पे। और तीसरी लेयर कौन सी होती है हमारे पास में, पहली हमारी होती है फिजिकल, दूसरी डाटा लिंक, और तीसरी हमारे पास में होती है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर पे काम करेगा, ये नेटवर्क लेयर पर काम करेगा, याद करना।
ये हमारे पास में पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और एप्लीकेशन लेयर हमारे पास में 7वीं लेयर होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला है हब किस तरह का डिवाइस माना जाता है। हब बेसिकली फिजिकल लेयर पर काम करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जब भी इसमें हम लोग सिग्नल भेजते हैं तो सिग्नल्स को बराबर बराबर भागों में सभी को वो बांट देता है। तो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे उसमें हम कनेक्ट करेंगे, हमने एक केबल ले दिया उसमें सिग्नल का, और उसमें बाकी जो डिवाइसेस जितने भी लगे, जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो सभी को डेटा संप्रेषित मतलब ट्रांसमिट कर देता है, या सिग्नल्स को सभी को बराबर बराबर भाग देता है। साथ ही क्या करता है, ये हमारे जो सिग्नल उसको जाते हैं तो सारे पोर्ट पे एक जैसे देता है, मतलब कि सिग्नल को क्या करता है, इंक्रीज भी करता है। तो जैसे हमारे पास हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे नेटवर्क की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं। तो उसी रिपीटर को याद रखिएगा। रिपीटर क्या करता है, जहाँ पे सिग्नल बहुत कम हो गए उसको वापस रीजनरेट करके आगे भेजता है। तो हमारे पास जो हब होता है बेसिकली यह एक तरह का रिपीटर होता है, ये लाइन याद रखेंगे। हब एक तरह का रिपीटर भी होता है, ऐसा याद रखिएगा। हमको बोल रहा है कंप्रेशन यूटिलिटी, डेटाबेस सर्वर, स्प्रेडशीट टूल और मल्टीपोर्ट रिपीटर। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, मल्टीपोर्ट रिपीटर। तो हब में बहुत ज़्यादा पोर्ट होते हैं और इसमें सिग्नल क्या होते हैं, बराबर बराबर भागों में सभी को वो संप्रेषित या भेजता है। तो सिग्नल को क्या करता है, वो रीजनरेट कर देता है। हमने एक के लिए भेजा था, उसी लेंथ को उसने सब में जैसी की वैसी भेज देता है, चाहे 8 हो या 16 हो। तो याद रखिएगा मल्टीपोर्ट क्या होता है, रिपीटर होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नेचर प्राइमरी किसके लिए यूज होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपको बता दें कि डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन उसमें होती है ना। उस फाइल को मेल पर ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। उसके बिहाफ में, उस व्यक्ति के बिहाफ में किसी डॉक्यूमेंट को हमको ऑथेंटिकेट करना हो, है ना, तब वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ITR की फाइल अगर हम डाल रहे हैं वहाँ पर, या फिर हम जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उसमें भी हमको डिजिटल सिग्नेचर ही मिलता है। RTI डाल रहे हैं, मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न अगर डालते हैं तो वहाँ पर भी जो CA होता है वो किसी व्यक्ति के बदले क्या करता है, वहाँ पर उसका रिटर्न भरता है। तो रिटर्न भरने के बाद उसकी सिग्नेचर लगती है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, बेसिकली एक पेन ड्राइव होती है, उसको अटैच किया और वहाँ से फाइल अटैच कर देना है और वो जो उसका ट्रांजेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और एक पेन ड्राइव होती है छोटी सी डिजिटल सिग्नेचर की, उसको भी याद रखेंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, हमको बोल रहा है मॉनिटर रिजोल्यूशन, अथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी। तो यही आंसर होगा हमारा, अथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी। स्प्रेडशीट सॉर्टिंग या प्रिंटर स्पीड हम डिजिटल सिग्नेचर से चेक नहीं कर सकते, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें 29 क्वेश्चन, टोटल 29 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें से अगर आपके 24-25 क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगले नोटिफिकेशन के लिए। हालांकि अगला नोटिफिकेशन जल्द आएगा, हम कल फिर से वीडियो लेकर आने वाले हैं, है ना। आप कंटिन्यूस कोशिश करेंगे क्लास आ जाए, जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो कि फिर डेली हो जाती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा किससे कितने कितने नंबर इसमें मिले हैं। हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।